सवाल आते हैं तो आपके 2 नंबर उससे पक्के हो सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले से कुछ पढ़ के या याद करके जाना है ना। इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी होती है, आपको बस उसी से पढ़ना है, उसी से समझना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग बताइए मुझको, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। मीनिंग, व्हाट डू यू मीन? कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को पता है ना? कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस में है आपके सीसैट के, जानते हो क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में? पता है बच्चों? बताओ। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से क्वेश्चंस लिख के देखने पड़ते हैं और उसमें से ही सवाल के जवाब आपको ढूंढ के उसको लिखना होता है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन शब्द का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंशन शब्द आया है कॉम्प्रिहेंड से। इससे आया है कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझना। ठीक। तो समझने क्या क्या समझेंगे? जो पैराग्राफ आपको दिया होगा है ना, उसको आप समझोगे और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे समझ के उस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। ये सबसे इजी पार्ट होता है इंग्लिश का, सबसे इजी पार्ट होता है। क्यों? सबसे इजी भी होता है और एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा टफ भी होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। इजी इसलिए होता है कि इसको जैसे इडियम्स, फ्रेजेस हैं, एंटोनिम, सिनोनिम है, एक्टिव पैसिव है, इसके लिए आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे अगर आपको किसी इडियम का मतलब नहीं मालूम है तो आपको मतलब नहीं मालूम, आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आपको नहीं मालूम है। पर इसमें क्या है कि आपको पहले से नहीं पढ़ के पढ़े, पैराग्राफ तो पूरा आपके सामने रखा ही है। जैसे आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना ओपन बुक एग्जाम, सुना है? ओपन बुक एग्जाम जानते हैं आप लोग? ओपन बुक एग्जाम क्या होता है? ओपन बुक एग्जाम होता है कि जो किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो आपके पास वो किताब रहेगी आपके टेबल पे। अभी तो कह दिया जाता है कि कोई पर्ची न लाए, किताब न लाए, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ये सब बवाल होता है कि नहीं? सिन्हा सर बहुत डांटते हैं, सीएसएम के बच्चे डांटते हैं, सिन्हा सर आया था भौकाल में, अगर किसी के पास कुछ निकला तो उसको जेल कर दी जाएगी, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है। अभी ये नया सिस्टम आगे बैठिए आप लोग, आगे आइए, वहाँ बैठिए, वहाँ भी हवा लगेगी। ठीक। अब ये न्यू सिस्टम है ओपन बुक। तो ओपन बुक में क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे भी बुक आपके पास रहेगी, आपको बस उसमें से जवाब ढूंढ के लिखना है। इतनी मोटी बुक है, 5 सवाल है। अगर आपने बुक पहले से पढ़ी नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस पन्ने पे क्या लिखा है और हमको उसको किस तरह से अपने आंसर में लिखना है। इसलिए इजी भी है कि आपके पास सब कुछ मटेरियल सामने है, लेकिन टफ भी है क्योंकि मान लो कि ऑथर ने कुछ और पूछा है और आप कुछ और लिख दिए अपनी समझ से, सामने ही लिखा हुआ। जैसे एक ही पैराग्राफ को 4 लोग 4 अलग ढंग से पढ़ के 4 अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। एक थॉट है जिसको कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। क्या कहते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म। ये कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा है, पढ़ने का तरीका है ये न्यू क्रिटिसिज्म। जैसे पहले क्या होता था कि मान लो आपको एक कविता दी गई, ठीक, और आपसे कहा गया कि इसको पढ़ के बताओ ये कैसी कविता है, इसको 10 में से नंबर दो। फिर आपसे कह दिया गया कि ये कविता विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ये जॉन कीट्स ने लिखी है। तो भले कविता अच्छी ना हो, आपके दिमाग में ये है कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, जिनका कि बड़ा नाम है अंग्रेजी में, तो ये अच्छी ही होगी। होता है ना? भले कि मिर्चा राम के यहाँ की इडली एकदम 2 कौड़ी की हो, लेकिन मिर्चा राम की है तो अच्छी है कि नहीं?
भले ही यहाँ का सबसे महंगा डॉक्टर जो है वत्सल, डॉक्टर वत्सल है कि नहीं, लखनऊ के हैं। यहाँ का सबसे महंगा डॉक्टर कौन है? अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं पता है। मैं तो चाहती हूँ भगवान कभी डॉक्टर के पास जाना भी ना पड़े। हाँ चलो ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो कि अपना कपड़ा आप ट्रेंड से लेके आओ, ट्रेंड से, ठीक, एकदम दो कौड़ी कपड़ा है ना, उसमें डिज़ाइन अच्छी है ना, कलर अच्छा है ना, उसका फैब्रिक अच्छा है, लेकिन अच्छा है क्यों? कहाँ से लाए? ट्रेंड से लाए, ठीक है। और अब एक जो नया तरीका आया चीज़ों को पढ़ने का, एक थे फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि ऐसे तो लोग हमेशा बायस्ड रहेंगे, मतलब पक्षपात करते ही रहेंगे, कभी भी अपनी सही जो चीज़ है उसको सामने नहीं रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कालिदास की राइटिंग की आप बुराई करने लगे हैं तो क्या और किसी को अच्छा लगेगा? आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि इतना इनका नाम है, मैं इनकी बुराई कैसे कर सकता हूँ, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ये सिस्टम आया न्यू क्रिटिसिज्म का। न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता है, आपको केवल कविता दी जाती है, नहीं बताया जाता है किसने लिखा, कहाँ से लिया गया, कब लिखा, किसके ऊपर लिखा, तब आप कविता का एक्चुअल जजमेंट कर पाते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म का मोटो है फोकस ऑन वर्ड्स written on the page। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप इधर उधर की डिटेल्स को भूल जाओ, आपके दिमाग में पहले से जो थॉट्स और आइडियाज है उनको भूल जाओ, जो भी चीज़ आपके पेपर पे लिखी हुई है सिर्फ उसको फोकस करो, इधर उधर की चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यही फॉर्मूला अप्लाई होता है आपके कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ लगभग 5-6 लाइन्स का होगा, ठीक, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड 2 या 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब जब आप पैराग्राफ को सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, तो कभी ऐसी गलती मत करो कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है हम उसको जवाब दें। नहीं, हो सकता है कि पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जिससे हम एक्सेप्ट ना करते हो या जिसको हम सपोर्ट ना करते, ठीक, लेकिन पैराग्राफ में वो दिया हुआ है, तो हमें अपना जवाब नहीं लिखना है। पैराग्राफ में ही सवाल है, पैराग्राफ में ही जवाब है, हमें वो जवाब लिखना है जो पैराग्राफ में पूछा गया है, ना कि अपने दिमाग से। डोंट यूज इट, ओके। वैसे भी कम है, समझ जाएगा, क्या फायदा होगा बताओ। एक सीट पे 2-2 लोग इसका ले लो, कितने लोग हो काउंट करो, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। हाँ, एक ही तो कम पड़ेंगे, लो एक एक लेके पीछे देते जाओ, एक लेके पीछे दे दो, हर कोई एक एक ले ले, उनको भी दो, उनको भी दो बेटा, एक ले लो, बाकी पीछे दो, उनको भी दे देना, और जो बच्चे हमको दो, क्योंकि मेरे पास नहीं बचा है। कहाँ तक पहुँचे? बस 3 4 और लो, ले दो। सनी, क्या नाम तुम्हारा? सनी ना? हाँ, बट जितने लोगों को नहीं मिला है सबको दे दो। सबको मिल गया? सबके पास है अपनी अपनी कॉपी? देखो ये मैंने 4 तरीके के पैराग्राफ्स को इकट्ठा करा है, ठीक है, और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट जैसा बनाया है, इससे हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि पैराग्राफ का होना तो जरूरी है ना जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन देखो क्या लिखी है इसमें, देखो लिखा है स्टेप्स टू अप्रोच अ पैसेज। स्टेप्स मतलब तरीके, टू अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना, पढ़ना या समझना। और पैसेज क्या होता है?
पैराग्राफ, ठीक। पैसेज मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। इसमें देखते रहो। नंबर 1, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अंडरलाइन करिए इसको सब लोग। सबसे पहला काम आपको जो करना है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में, वो आपको क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा, एक और बात, पैराग्राफ के थ्रू आपका क्या क्या टेस्ट होता है? आपकी लॉजिकल रीजनिंग। किस चीज पे आपसे ये क्वेश्चन करेगा? आपकी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग पे सवाल करेगा आपसे। आपसे ये सवाल कर सकता है आपकी वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपकी वोकैबुलरी आ जाएगी, आपका जनरल एप्टीट्यूड, आप लॉजिकली चीजों को पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपके एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स ये कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड मतलब अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करी गई है आपसे पैराग्राफ में, तो क्या आप उसका ठीक ठाक रिजल्ट ढूंढ पा रहे हो या, ठीक है। ये 3 चीज पे फोकस करता है पैराग्राफ, ठीक। लिखें, ध्यान, अब इस पे आ जाइए। जब आप लिखा है इसमें रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, इन द क्वेश्चंस द एस्पिरेंट विल गेट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग व्हाट टू लुक फॉर इन द पैसेज। सवाल में ही एस्पिरेंट कौन होता है बच्चों? जो लोग परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं। एस्पिरेंट बन के आया है शब्द एस्पायर से, ASPIRE। एस्पायर मतलब महत्वाकांक्षा रखना या महत्वाकांक्षी होना। तो आप लोग महत्वाकांक्षी है ना कि आप लोगों को ये पोस्ट मिले, आप लोग एग्जाम क्लियर करें, इसलिए आप लोग क्या है? एस्पिरेंट्स हैं। ये वर्ड याद कर लीजिए। एस्पिरेंट्स नाम की एक वेब सीरीज भी आई थी, इसमें 3 लड़के थे कि 4 लड़के थे, IAS की तैयारी करते थे, फिर एक ही बन पाया, एक प्रोफेसर बना, एक वो बना और एक ने कुछ बिजनेस शुरू किया था। एस्पिरेंट्स TBF की सीरीज थी, ठीक है। अब सीरीज में देखने लग जाना, खाली बता रहे हैं। Aspirants will get instructions regarding what to look for in the passage। आपको सवाल से ही पता चल जाएगा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको किस चीज के लिए ढूंढना है, क्या ढूंढना है। अभी हम लोग जब आगे इसको पढ़ेंगे ना, अब तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक। नंबर 2, रीड द पैसेज विथ द क्वेश्चंस इन माइंड। आप लोगों ने सबसे पहले एक सवाल पढ़ लिया अपने, ठीक। अब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पहला स्टेप क्या हुआ आपका? पहला स्टेप क्या हुआ? रीडिंग द क्वेश्चंस। रीडिंग द क्वेश्चंस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। आपने जब सवाल पढ़ लिए तो आपको पता है कि आपके दिमाग में सवाल है। अब आपको पता है कि पैराग्राफ में जहां से भी ये वर्ड आएगा मैं वहां पे ये जवाब अपना ढूंढ लूंगा, ठीक। ये टाइम बचाने का तरीका है। टाइम भी तो मैनेज करना होगा ना, एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिया है कभी, मुझे देना भी नहीं। कितने, क्या लिमिट होती है, टाइम लिमिट? भैया तुम लोगों को यही नहीं पता है। CSAT का पेपर है ना ये, दिन में जो 2 पेपर होते हैं वही वाला ना? मेरे को लगता है 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, दिन में 2 बार। एक ही होता है? 80 क्वेश्चन होते हैं, इनको पता है। 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स होते हैं। 80 क्वेश्चन में 200 मार्क्स नहीं ना, मतलब ये जो 80 क्वेश्चन ये 200 मार्क्स के टोटल होते हैं। हाँ नहीं, वो हम समझ गए। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ भाई? बताओ 80 सवाल है, 200 नंबर है,
तो एक सवाल कितने नंबर का हुआ? 2.5 का ना? 2.5 का। क्या कह रहे हैं? क्वालिफाइंग होता है। हाँ वो तो मुझे पता है, क्वालिफाइंग तो होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा तब तो क्वालिफाई कर पाओगे। अच्छा, और इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? क्या क्या आप पूछते हैं इसमें? जनरल नॉलेज सारी, सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अंग्रेजी और साइंस और सब पूछते हैं। जनरल स्टडीज सॉर्ट ऑफ थिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो पूछते हैं आप लोगों से। हिस्ट्री नहीं पूछते? जीएस फर्स्ट पेपर। आप लोग दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं? कभी दिया है किसी ने? फॉर्मेट मालूम है किसी को पूरा? कोई जो खड़ा होकर समझा सके? मुझे भी समझ में है भैया, पेपर देने के लिए पहले समझना जरूरी है कि पेपर में होता क्या क्या है। किसी को पता है? आपको पता है बेटा? आपको 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 कल मेरी क्लास है, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या है की तैयारी कर रहे हो। जो अभ्युदय योजना में आके बैठे हुए हो, 21 चीज की तैयारी कराता है, क्या बनोगे? हैं? सिविल सर्वेंट बनोगे? चलो ठीक है। तो उसको जाने के पहली बात तो आप लोग ये कल ढूंढ के मुझे बताएंगे कि अभ्युदय योजना किसने कब शुरू की, क्यों शुरू की, किसकी तैयारी कराई जाती है, और जो पेपर आपको देने हैं, सीसैट हो या जीएस हो, मुझे नहीं पता है। आप लोग पता करके आएंगे कि कितने घंटे का होता है, कितने नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी। जब हमको यही नहीं पता है कि हमको करना क्या है या हमसे पूछा क्या जाएगा, हमारे पास टाइम कितना है, तो भला हम क्या करेंगे उसमें जाके। और सबसे पहले ये देखो कि सिविल सर्वेंट बनने का या आईएएस बनने का फायदा क्या है। जब तक कि आप उसके बेनिफिट्स नहीं देखोगे, तब तक कि आप प्रमोट नहीं होगे किसी चीज को करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो कोई कर्म ही नहीं करेगा। आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है, आप लोगों को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड करनी है, इसलिए तो पढ़ रहे हो, इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हो कि आप बस पढ़ रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है, सबको अच्छा जीवन चाहिए, है ना। मैंने देखी कि प्रोफेसर बनने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, कितना आराम रहता है, तब मैंने मन से पढ़ाई शुरू करी। इंटर तक आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, फिर BA MA किया, नौकरी लग गई, क्योंकि मन से किया, ठीक, क्योंकि मुझे पता था कितने फायदे होंगे। 2 घंटे पढ़ाओ, आराम से बैठो, कोई जान चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने पेपर्स लिखो, अपनी PhD करो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। ऐसे घंटे दिन में एक लेक्चर ले लो, 1500-2000 रुपये घर बैठे बन जाएंगे, ना कहीं आना ना कहीं जाना, इज्जत मिलेगी बच्चों से, सो अलग कि वे प्रोफेसर हैं। ये सारे फायदे देखे थे मैंने। और अभी नहीं, 5 साल बाद जब प्रमोशन होंगे तो सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी। हमारी एक प्रोफेसर है यहाँ पे, पुष्पा रानी मैम, बच्चे जानते होंगे, मैम की सैलरी में उतना इंक्रीमेंट इस समय लग रहा है जितनी हमारी है। सोचो कितना फायदा है 10 साल के उनकी टीचर, 10 साल पढ़ाने के बाद। तो जब तक कि आप फायदे नहीं देखोगे किसी चीज़ के, तब तक आप उसके लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो ये तो देखो कि इससे मुझे क्या क्या आराम मिलेगा, तब तो अभी मेहनत करोगे उसके लिए। और आप सब कर सकते हो, अगर चाहो तो सब कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। आप सभी छोटे छोटे गांव के बच्चे जाके बैठे हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे, समझ रहे हो। पढ़ो, पता तो करो एग्जाम देने की, आप बताओगे कल मुझे सब डिटेल में कि काहे का एग्जाम है, कितने घंटे का होता है, कितने पेपर होते हैं, पिछली कट ऑफ क्या थी, ठीक। और ये खड़े होके बताइए। पहला पेपर कितने घंटे का? 3 घंटे का। कितने नंबर का? 150 क्वेश्चन होते हैं। देखो 3 पेपर होते हैं, पहला होता है, 2 ही पेपर होते हैं, ठीक है। हाँ बताइए बताइए।
नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब पहला पेपर कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का, 2 घंटे का। तो एक क्वेश्चन पे कितने मिनट पड़े? मिनट के हिसाब से चलो ना। कि मेरे पास एक सवाल को लेके कितना मिनट है, मेरे को कितनी जल्दी उसको फिनिश करना है ना। 160 मिनट है आपके पास और सवाल कितने हैं? 150। तो 1 मिनट 10 सेकेंड सॉर्ट ऑफ 1 मिनट है। आप मोटा मोटी समझ लो 1 मिनट, क्योंकि कुछ तो डिटेल्स भी भरोगे ना, रोल नंबर और ये और वो बवाल। 1 मिनट एक सवाल के लिए है आपके पास। फिर और आगे बताइए। सेकेंड पेपर में माइनस मार्किंग दोनों में होती है, ठीक है। ठीक, 1/3 लाइक 1/3 माइनस मार्किंग। एक सवाल अगर गलत हुआ तो 1/3 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब जो बहुत अच्छे से आता हो सिर्फ वही अटेम्प्ट करे। तुक्का मेरा भी गेट में, मैंने गेट का एग्जाम दिया था, मेरा भी गेट माइनस मार्किंग की वजह से ही रुक गया था। अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो मेरा भी गेट हो जाता है। खैर बताइए फिर आगे। सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। उनको पता होगा। आप भी लेके आइएगा अपना, जहाँ आपने देखा हो वहाँ, ठीक है। 100 होते हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 100। नए नए आए हो? नहीं मैम, नहीं हम उनको बता रहे हैं, आप लेके आना, ठीक। जोड़ लो, मुझे नहीं पता है ना, हम देखते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 33% आपको लाना होता है, हाँ। तभी पहले वाले की कॉपी चेक होगी। तो जो आप लोग इस समय पढ़ रहे हो, जिसकी कोचिंग ये चल रही है, वो आपका पेपर 2 है ना। इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं आपको? मैथ, साइंस, और ये टीचर जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ये बस जीएस के फर्स्ट पेपर में आता है। फर्स्ट पेपर का आता है। और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये जीएस के सेकेंड पेपर में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कितने नंबर का होता है भैया? दूसरा वाला कितने नंबर ले आओगे तुम लोग? कब दो दे सकते हो? एलिजिबिलिटी क्या है? 21 ईयर, ग्रेजुएशन प्लस 21 ईयर्स ना। कितने लोग एलिजिबल हो इस समय? 1 2 3 4 5। आप एलिजिबल नहीं हो अभी? हो एलिजिबल तो अभी कब दोगे आप लोग एलिजिबल? हाँ, मई में। मई में है? कितनी मई को है पेपर? 14 मई को है पीसीएस का। ठीक है, थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। ये बात आप पहले बता देते, हम लोग को पता नहीं थी। इतनी देर क्यों लगाई आपने? नहीं पता थी ना, इसीलिए तो पूछ रहे थे। तो जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं, इसके फायदे क्या होंगे? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा बताओ? हाँ, मेंस होगा। चलो मेंस भी निकल गया, तब इंटरव्यू भी निकल गया, तब ट्रेनिंग होगी, फिर पोस्ट मिलेगी, फिर कोई आराम है कि नहीं है? खाली तुम लोग सब हमको यही गिना रहे हो। कोई आराम है इस नौकरी से? हाँ, क्या कह रहे हो? कोई आराम है कि नहीं है? है कि नहीं? तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो आधा देश तभी तो इसी चीज की तैयारी कर रहा है ना। बहुत सारे लोग, आप लोग का एग्जाम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है क्लियर करने के लिए ना। तो इसके फैसिलिटीज और इसके पर्क्स बहुत अच्छे हैं। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड जॉब। बेटा देखिए, आप बातें ना करें, कमेंट्स ना पास करें, खोल तो रहे हैं ना, इसको क्या करें? और ये तरीका क्लास में बोलने का सही है कि इसे बंद करो, इसको बंद करिए, बोलने के मैनर्स सीखिए, ठीक है। मेरी क्लास में नहीं आइए तो सॉल्व है, पर अगर आप आइए तो देखिए बाकी कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप भी मत डिस्टर्ब करो। बिल्कुल बहस के बिल्कुल नहीं करती, मेरा बिल्कुल आप टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट करें, ठीक। तो आप लोग ये
देखिए कि आप लोगों के क्या क्या फ़ायदे हैं और खुद को मोटिवेट करिए, क्योंकि अगर अच्छा मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा और हर कोई बहुत अच्छा कर सकता है। थोड़ी मेहनत लगेगी, तो हर चीज़ में लगती है। ठीक, अब हम लोग वापस आते हैं आपके इस पैराग्राफ पे। ठीक, आप लोगों को सेकेंड स्टेप क्या है, आप लोगों को जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को पढ़ना है, उन सवालों को दिमाग में रखते हुए। पहले सबसे पहले सवाल पढ़े, अब हम लोग का सेकेंड स्टेप है पैसेज को पढ़ना, उन सवालों को अपने दिमाग में रखते हुए। ठीक, the passage should be approached according to the demand in the question। आपका जो पैसेज है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंसिडर द ऑप्शंस। देखो, जब आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं तो आप लोगों को ऑप्शंस को डिलीट या एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है कि क्या होगा से पहले हम ये देखेंगे क्या इसका जवाब नहीं होगा। नहीं होगा फाइंड करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू क्या होगा। और मान लो कि दो ऐसे हैं जो हो सकते हैं और जो ऐसे हैं जो नहीं होंगे, तो अब आपके पास टाइम कम लगेगा, आप ज़्यादा जल्दी सवाल को आंसर कर पाओगे। एलिमिनेट करने से सीखें। ठीक, consider the options. The aspirant should look at the options next and correspond them with their answer to find the closest match. ठीक, अभी कुछ शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। देखो नीचे लिखा है ना, टर्मिनोलॉजी टू रिमेम्बर। कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है अपने पैराग्राफ को अप्रोच करने के लिए, सही अप्रोच के लिए। तो सबसे पहला शब्द है आपका अज्यूम। क्या लिखा है? अज्यूम। अज्यूम करना, कहते हैं कि लेट्स अज्यूम, सो द ऑथर अज्यूम्स, वी हैव टू अज्यूम दिस। अज्यूम का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट प्रूफ। किसी चीज को स्वीकार कर लेना विदाउट प्रूफ। प्रूफ नहीं है लेकिन तब भी उसको आपने स्वीकार कर लिया है। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? किसी चीज को एक्सेप्ट करना विदाउट प्रूफ, जरूरी नहीं है कि आपको उस चीज का प्रूफ मिले ही मिले। ठीक, अजम्पशन। दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है? पढ़िए सब लोग, दो मुंह से बोलिए क्या दिया हुआ है? अजम्पशन। अजम्पशन बोलो। assumption। assumption का मतलब होता है a thing is accepted as true without proof। मतलब कि इसको आपने स्वीकार एकदम कर ही लिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पहले वाले में था कि आप स्वीकार कर रहे हैं, पर ये वाला एकदम एक्सेप्टेड है ही, खत्म। ईडी की फॉर्म लग गई, मतलब इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन, इसमें कोई चेंजेस की बात नहीं आएगी। ठीक, तीसरा है कंक्लूड। कंक्लूड का क्या मतलब होता है बेटा? कंक्लूजन होता है ना, हिंदी में क्या कहते हो उसको? निष्कर्ष। निष्कर्ष, टू अराइव एट एन एंड। कंक्लूड का मतलब होता है किसी एक निष्कर्ष पर आना। कंक्लूजन, द फाइनल आउटकम और रिजल्ट। मोर और लेस ये टर्म्स एक ही जैसे हैं। ठीक, कंक्लूजन में ये होगा कि आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो फैक्ट से प्रूव्ड होगा। फैक्ट्स दिए होंगे आपको और वो आपके पैसेज में फैक्ट होंगे जो आपके आंसर को प्रूव करेंगे। ठीक है, कंक्लूड आप करोगे अपने तथ्यों के हिसाब से कि आपको ये समझ में आ रहा है इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट दिए हो पैराग्राफ, समझिएगा चीज को। ठीक, क्रक्स। क्रक्स क्या होता है? कहते हैं ना कि मुझे इसका क्रक्स बता दो। क्रक्स होता है मेन आइडिया। क्या होता है? मेन आइडिया, किसी चीज का मेन आइडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एन इशू।
कोई बात अगर हो रही है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो होता है उसका क्रक्स। क्या होता है? क्रक्स। इम्प्लाई, indicating or pointing towards something that is not explicitly stated। एक होता है explicit, एक होता है implicit। याद कर लीजिए। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है बच्चों? देखो, एक शब्द होता है एक्सपोजर। क्या होता है? एक्सपोज करना होता है कि नहीं? एक्सपोज की स्पेलिंग क्या होती है? EXPOSE। एक्सपोज करना मतलब दिखाना या प्रेजेंट करना, है ना? यस और नो? तो ऐसे याद रखो, एक्सप्लिसिट जो चीज होगी, जो चीज एक्सप्लिसिट होगी वो आपको सामने से रखी हुई दिखेगी कि ये क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब एक्सप्लिसिट है तो वो सामने लिखा हुआ होगा एज इट इज। आगे एक पैराग्राफ है मेपल सिरप वाला, उसमें हम लोगों को एक्सप्लिसिट आंसर मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा? एक्सप्लिसिट, मतलब एकदम जो पूछा गया है वो एकदम साफ साफ आपके सामने लिखा है, बस आपको उठा के उसको कॉपी कर दो। ठीक। एक होता है इम्प्लिसिट, जैसे इम है, वो इम कहाँ से आ रहा है? इन की फैमिली से। ऐसे समझ लो, आ नहीं रहा है पर समझ लो। इम और इन मतलब अंदर, तो इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि आपका जो जवाब है वो पैराग्राफ के अंदर घुसा हुआ है और उसको हमें ढूंढ के निकालना है, समझ के निकालना है। ठीक, समझ में आया? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है, समझ में आया बच्चों? एक बार इसको लिखिए और मुझसे अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। आपको आया समझ में बेटा? क्या होता है एक्सप्लिसिट? दिखाना होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट क्या होता है? आपको आया बेटा समझ में? आप CSN के स्टूडेंट हो? हाँ, क्या नाम है? अक्षय, अक्षय कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? BA सेकंड। क्या सब्जेक्ट है आपके? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ओके, एक और बार जब हम टीचर से बात करते हैं तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। ठीक, इट्स ऑल राइट, मैं बस सिखा रही हूँ। अक्षय, और आपका क्या नाम है? सुमित। सुमित किस क्लास में आप? BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं अब सेकेंड में आपके सब्जेक्ट। गुड, आप भी बेटा CSN के हो ना? आप भी CSN के हो? गुड, चलो सही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, देखो इम्प्लाई लिखा हुआ है, छठा पॉइंट। इम्प्लाई में लिखा है इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब जो कि बाहरी या ऊपरी तौर पे आंसर नहीं है, आपको उसको कैसे निकालना है? ढूंढ के निकालना है। ठीक, पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालना है। Implication, to draw a conclusion from something although it is not explicitly stated। imply और implication एक ही चीज है। अगर आपसे सवाल में कहें, अगर आपसे सवाल में पूछा गया according to the paragraph we imply that, तो आपको समझ जाना है कि ये कोई ऐसी चीज पूछ रहा है जो सामने सामने नहीं दी हुई है, मुझे फिर से पैराग्राफ को पढ़ के समझ के इसको निकालना होगा। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है इन्फरेंस। क्या दिया हुआ है? इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस किए कभी आप लोगों ने? रीजन, असर्शन, जो रीजनिंग और असर्शन होते हैं, एक कोई स्टेटमेंट दिया होता है, उसी पे आधारित सिचुएशन देते हैं और कहते हैं कि बताओ ये सही होगा कि ये सही होगा कि दोनों सही होंगे कि एक को नहीं सही होगा। इन्फर करना मतलब किसी चीज से इंफॉर्मेशन को निकाल के लिखना। ठीक, इन्फर का मतलब लिखा है टू ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य, प्रूफ या फिर साक्ष्य। एविडेंस के बगल में लिखो साक्ष्य।
देखो लिख लिया आपने, वेरी गुड। टू ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब कि इन्फरेंस जब आपसे कहा जाए कि इन्फर कीजिए इसमें क्या है, तो आपको जो आंसर देना होगा वो आपके पैराग्राफ में लिखा होगा ठीक ठीक कि हाँ इस प्रूफ के साथ ये आंसर दिया है। ये चीज़ समझ लोगे तो पैराग्राफ सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर से रीड करिए जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ध्यान से रीड करिए और कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो मुझसे दोबारा पूछिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिया? हो गया? एवरीवन डन? ठीक, कोई सवाल कुछ ना समझ में आया हो? एवरीवन नहीं? आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। अजम्पशंस होता है ऑथर, मतलब ऑथर को क्या समझ में आ रहा है इस पे आधारित ये पैराग्राफ है, तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ढूंढना होगा? ऑथर के अजम्पशंस। अजम्पशन है इसका मतलब प्रूफ नहीं होगा, सिर्फ अज्यूम किया गया है। ठीक, ऐसे ढूंढना है कि प्रूफ नहीं है बट सिर्फ अजम्पशन है ना? ये तो लिखा है ऊपर कि विदाउट प्रूफ। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा है द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ऑथर्स ओपिनियंस एंड थॉट्स व्हाइल राइटिंग द पैसेज, मतलब आपके सवाल किस पे आधारित होंगे? जो आपका लेखक है उसके विचारों पे। ठीक, जब वो पैराग्राफ को लिख रहा था। द आंसर इन दिस केस इज नॉट डायरेक्टली इन द पैसेज। क्या लिखा है कि आंसर आपका डायरेक्ट नहीं होगा एंड रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल मतलब दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इट इज द ऑथर्स ओपिनियन दैट इज आस्क्ड। अंडरलाइन करो, ऑथर्स ओपिनियन दैट इज आस्क्ड, बीइंग आस्क्ड। द ऑथर्स ओपिनियन इज आस्क्ड। आपकी राय नहीं चाहिए कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ऑथर को क्या लग रहा है। आपको पैराग्राफ पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि ऑथर को क्या लग रहा है, समझ आपको क्या आ रहा है, पर लगना किसको है? ऑथर को। ये ना सोचो कि मुझे ये लग रहा है, किसको लग रहा है? ऑथर को। It is the author's opinion that is being asked, and aspirant need to remove their thoughts and opinions. अपने थॉट्स, अपने विचार को साइड में रख दो, ठीक है, एंड फोकस सोली ऑन द ऑथर। सोली का मतलब होता है, क्या होता है? सोलली का मतलब होता है पूरी तरह से। सोलली का क्या मतलब होता है? लिखो, सोलली के ऊपर पूरी तरह से। सोल का मतलब होता है अकेले। तो एक लौते उसी थॉट पे आपको बेस करना है जो आपसे ऑथर का थॉट पूछा गया है। समझ में आया? इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द राइटिंग स्टाइल व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किस तरह से पैराग्राफ को लिखा गया है। हाउ द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग थिंग्स। जिस चीज के बारे में ऑथर बोल रहा है उसका वो विवरण कैसे दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है? इसको पढ़ना समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक, द कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड देखो क्या होगा इसका। कीवर्ड्स टू लुक आउट फॉर इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर
assumed and assumptions, या फिर according to the passage या according to the author। अगर ये चारों में से कोई एक भी क्वेश्चन है, वर्ड है आपके क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि आपको आंसर ढूंढ के निकालना है, ऊपर ऊपर नहीं लिखा। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए भाई पढ़ते हैं। A central message of modern development economics is the importance of income growth। समझ में आया सबको? आ गया? Which means growth in GDP, gross domestic product। In theory, rising GDP creates unemployment and investment opportunities. As income grows in a country where the level of GDP was once low, household, communities and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for a good life. Today, GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean the GDP। देखो अब लिखा है क्वेश्चन में, with reference to the above passage, the following assumptions have been made। assumption है, ठीक? assumption क्या है? Rising GDP is essential for a country to be developed country। या rising GDP guarantees a reasonable distribution of income to all households। अब आप लोग मुझे इसमें से ध्यान से फिर से ये पैराग्राफ पढ़िए, दोनों सवाल पढ़िए पहले, फिर ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए और फिर आप मुझे इसका जवाब दीजिए। पहले सवाल, फिर जवाब, फिर पैराग्राफ, फिर जवाब। किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो पूछ लीजिएगा, पर ध्यान से पढ़िए पूरा। कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो लेट मी नो, आई विल टेल यू द मीनिंग। और ये सबसे इजी पैराग्राफ है जो मैंने निकाला है, इससे कठिन कठिन आएंगे। पढ़ लिया? जवाब ढूंढ लिया? क्या होगा जवाब? पहला वाला होगा। अच्छा, अब की बात ठीक है।
आप बताइए। अक्षय कुमार जी, आप बताइए। पहला ही है। पैराग्राफ के नीचे किसने किसने पढ़ा है? आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। दोनों है, अच्छा। और दोनों है। पहला कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाएं। किस कितने लोग पहला कह रहे हैं? अभी हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6। उठा है कि बैठा है भैया? नीचे। और दूसरे दूसरे वाले में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? समझ में नहीं आया? पैराग्राफ नहीं समझ में आया? दूसरा है। अच्छा, तीसरा भी है। और चलो आओ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहले तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि आपको हिंदी में इसको समझाऊँ। A central message for modern development economics is importance of income growth। मतलब कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसका मेन मैसेज क्या है कि इनकम बढ़नी चाहिए, विच मीन्स ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, जो कि ये दिखाता है कि आपका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उसमें बढ़ोतरी हो, आपके पास बेहतर यूज़ करने के साधन हों, लोगों के पास बेहतर चीज़ें हों जिसको वो यूज़ कर पाएँ। इन थ्योरी के हिसाब से राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब जीडीपी बढ़ती है कहीं का, जीडीपी कहीं का बढ़ता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, मतलब लोग नए नए प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है और दूसरे लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार मिलता है। As incomes grow in a country where the level of GDP was once low, जहाँ पे GDP अभी तक लो थी या बढ़ रही है, household, communities and governments are increasingly able to set aside some fund for the production of things that make for a good life। मतलब कि सरकार ऐसी चीज़ों के लिए फंड बचा पा रही है जो एक अच्छा जीवन चलाने में मददगार होती है, ठीक, जहाँ पे जीडीपी बढ़ती है। टुडे जीडीपी हैज अज्यूम्ड दैट सच ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट लेक्सिकॉन। मतलब जीडीपी आज की दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। लेक्सिकॉन का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। डेवलपमेंट की भाषा में अगर आप बात करें तो आप कहते हैं हाँ जीडीपी बढ़ रही है, तो क्या है कि आपके देश का विकास हो रहा है। इफ समवन मेंशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर कोई कहता है कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वी नो दैट दे मीन द ग्रोथ इन जीडीपी। हमको पता चल जाता है कि ये कह रहे हैं कि जीडीपी भी बढ़ा है, ठीक। इस पैराग्राफ का ये मतलब था। With reference to the above passage, the following assumptions have been made। प्रूफ नहीं दिया है, सिर्फ ये assume किया गया। तो क्या assume किया गया? Rising GDP is essential for a country to be developed country। अगर किसी देश को विकासशील देश कहते नहीं, विकसित देश बनना है तो उसकी जीडीपी को बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Rising GDP guarantees a reasonable distribution of income to all households। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि लिखा है, ये सेंटेंस तो कहीं लिखा ही नहीं है कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन रीजनेबल होगा सबको। कहीं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है इस पूरे पैराग्राफ में? नहीं बात की गई। की गई? नहीं की गई। तो अब क्या कहते हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू। वन ओनली ना, वन ओनली ना, समझ नहीं पाए थे आप लोग सही से पिछली बार, इसीलिए जब वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, रीडिंग हैबिट स्ट्रांग होगी, तो आप लोग पहली ही बार में अपने आप पैराग्राफ, कुछ कठिन नहीं था इसमें। कठिन था कठिन इसी था ना, बस हम लोगों की थोड़ी इंग्लिश की समझ गड़बड़ थी, इसलिए हम लोग सही जवाब पे एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं पहुंच पा रहे। अगर यहाँ सोचो आपने 5 मिनट लिए इस पैराग्राफ को सॉल्व करने में, क्या क्वेश्चन देते टाइम आपके पास 5 मिनट नहीं होंगे? तो
अपनी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, पढ़ोगे तो जल्दी समझ जाओगे, है ना। देखो क्या लिखा, द पैसेज इज डिस्कसिंग द परसीव्ड इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी इन टुडेज वर्ल्ड। पैसेज जो इम्पोर्टेंस है आजकल की जीडीपी के, उसके बारे में ये बात कर रहा है। सिंस द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर assumptions, assumptions के बारे में सवाल में पूछा गया है, यू नीड टू फोकस ऑन द ओपिनियंस ऑफ ऑथर इंस्टेड ऑफ योर ओन थॉट्स। अपने विचार मत लगाइए, ऑथर के ओपिनियंस पे आप फोकस कीजिए। One of the two assumptions given as part of the question, the first seems to be reflected in the passage. पहला वाला तो आपके पैसेज में दिया ही हुआ है ना, as it is. The second option has word guarantees. दूसरे ऑप्शन में वर्ड क्या आया है, गारंटी। क्या गारंटी कहीं भी दी जा रही है पैराग्राफ में? कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा? कोई गारंटी नहीं भैया आजकल के ज़माने में। Meaning an assurance or a promise. However, the passage has a phrase in theory. Phrase में क्या लिखा? पैसेज में एक phrase यूज हुआ है। Phrase मतलब एक वाक्यांश sort of यूज हुआ है, जिसका मतलब है in theory, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि इन थ्योरी तो ऐसा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना, ऑन पेपर जिस क्लास में इतने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, पर आते कितने? ऑन पेपर। इन थ्योरी का मतलब है तो इतने, पर असलियत में ऐसा नहीं। ठीक, तो क्या लिया गया है? इन थ्योरी जब लिया गया है तो उसकी गारंटी नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि इतने का नाम लिखा है तो इतने ही क्लास में आएंगे। समझ रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जितना सवाल सॉल्व करोगे ना, उतनी प्रैक्टिस बनेगी। मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ करा के आप लोगों को पारंगत नहीं कर पाऊंगी। एक क्लास मिली है कॉम्प्रिहेंशन की, आज के आज ही पढ़ा के ख़त्म करना है। ठीक, द कॉनोटेशन और इम्प्लीकेशन इज यूजली टुवर्ड्स द नेगेटिव। So option number 2 is not an assumption. Option number 1 is only assumption that has been made by the author. So the answer is A. Answer क्या है? A. A है one only. Rising GDP is essential for a country to be developed country. ये बताओ ये लाइन कहाँ लिखी है पैराग्राफ में? मुझे ढूंढ के दिखा। कहाँ पे बेटा? पढ़ के बताइए मुझको, पढ़ के बताइए। Today GDP has assumed such a significant place in development actually someone went to ground clean was the main source. ठीक है, ओके। और कहीं लिखा है? देखो नीचे लिखा हुआ है एज इनकम ग्रोज इन अ कंट्री। कंट्री की बात यहाँ पे हो रही है और वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। एज इनकम ग्रोज इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, हाउसहोल्ड कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स आर नीड टू सेट असाइड प्रोडक्शन थिंग्स दैट मेक फॉर अ गुड लाइफ। गुड लाइफ कहाँ पे होगी? डेवलप्ड कंट्रीज में होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और आप लोगों को साधन की चीज़ें इजीली मिल जा रही है। तो वो कंट्री वाली लाइन भी है, वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ना है कि दूसरा करें? दूसरा करें। कम ऑन द नेक्स्ट। पहला वाला जो हमने किया वो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन थी। कैसी थी? इम्प्लिसिट थी क्या एक्सप्लिसिट थी? इम्प्लिसिट थी, एकदम एज इट इज नहीं लिखा था। आपने ढूंढा ना, डेवलप्ड कंट्रीज का नाम नहीं लिखा है, खाली कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग लिखा है ना। तो वो कैसी थी इंफॉर्मेशन आपके पास? कैसी थी? इम्प्लिसिट, उसके अंदर थी। अब अगला पैराग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी कैसी इंफॉर्मेशन है? देखो लिखा है ऊपर एक्सप्लिसिट। क्या लिखा है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब ऊपरी तौर पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। These are direct questions and perhaps the easiest to solve. ठीक,
डायरेक्ट सवाल इसमें होता है और सबसे आसान होता है बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट नेचर। द आंसर्स आर फैक्ट बेस्ड एंड फाउंड विद इन द पैसेज इटसेल्फ। फैक्ट लिखा होगा और आपके पैराग्राफ के अंदर ही आपको ये जवाब मिल जाएगा। For these questions, the details need to be focused on. इसके लिए आपको जो छोटी छोटी डिटेल सवाल में दी गई है उस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ठीक। It is also important to read the question properly as many times they are negative। लिखा है कि आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव सवाल भी होता है कि व्हाट इज नॉट सेट इन द पैसेज, और आपने तो पढ़ लिया है कि ये लिखा है पैराग्राफ में, हाँ ये जवाब होगा इसका। इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहा है। इट इज सेट इन द पैसेज और इट इज नॉट सेट इन द, होता है ना, कभी सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने कि उपरोक्त पैराग्राफ के हिसाब से यह सही नहीं है और हम लोग सोच लेते हैं कि अच्छा सही, टिक लगा देते हैं, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक। Either way, for these questions, the second reading of the passage needs to be detail oriented। 2 बार आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी ऐसे सवाल के लिए और डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए रीडिंग करी जाएगी। ठीक। The questions are direct और may ask which of the given options are true। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल में लिखा है The sugar maple is hard maple tree. It can grow as tall as 100 feet and wide as 4 feet। 100 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा। ऐसी कौन सी चीज होती है? शुगर मेपल, मेरे को तो नहीं पता, तो पेड़ ऐसा होता है? यहाँ तो नहीं होता है, अमेरिका में होता है। चलो, The sugar maple is commercially valued for its sap। sap का मतलब है उसका दूध जो निकलता है। ठीक। जो शुगर मेपल का पेड़ है, कॉमर्शियली इसकी बहुत वैल्यू है। कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है ना, कैश क्रॉप्स होती है जिनको आप लोग बेचते हो जिससे आपको इकोनॉमिक फायदा होता है। इंडिया की कैश क्रॉप्स क्या है? शुगर केन, टी, कॉफी। टी और कॉफी इंडिया का क्या है? कैश क्रॉप। गेहूँ चावल नहीं है। गेहूँ चावल हमारे खाने की चीज़ें है ना, हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा उसका कंजम्पशन करते हैं, पर हमारा गन्ना और हमारे जो वो टी एंड कॉफ़ी, स्पेशली टी, असम की टी बहुत फेमस है और इंडिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती है इसके कारण, कैश क्रॉप। और इसको क्या कहते हैं? केला। केला रेगुलर क्रॉप नहीं है हम लोगों की तरफ की, पर जिसको पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने होते हैं, कमाने होते हैं, वो केले की खेती करता है। इस तरह साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में केले का पेड़ इज़ नॉट अ रेगुलर थिंग, बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी तो आप केले में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल लोगों ने केले की खेती बहुत करनी शुरू कर दी है। ठीक। The sugar maple is commercially valued for its sap, which is used in making maple syrup। maple syrup बनाया जाता है। maple syrup होता है जिसे दरवाजे बल्ले पॉलिश किए जाते हैं। शगौन की लकड़ी पर पॉलिश होती है, जो चीज़ से पॉलिश होती है उसको कहते हैं मेपल सिरप। पेंट अलग चीज़ हो गई और पॉलिश अलग चीज़ होती है। ठीक, पॉलिश होती है। ठीक। 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर्मोंट एंड न्यूयॉर्क, कहाँ वर्मोंट और न्यूयॉर्क रैंक एज मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेपल सिरप। अच्छा, इस बार क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट है तो हम लोग इसके सवाल को पहले पढ़ लेते हैं और सवाल पहले पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आइडियल फॉर सैपिंग। अंडरलाइन कर लो सवाल में अंडरलाइन करो पीरियड आइडियल फॉर सैपिंग, पीरियड आइडियल फॉर सैपिंग। ठीक। अब इसी जवाब को हमको ढूंढना है इस पैराग्राफ में कि इसमें जवाब कहाँ छुपा है। ठीक।
जवाब ढूंढ के दिखाओ मुझको। जी बेटा, फिफ्थ और सेकंड थर्ड फोर्थ से to make a pure maple syrup, holes are made in the trunk of the tree at the end of winter or in early spring. Underline करो, the end of winter or in early spring को underline करो। पांचवी लाइन, ऊपर से पांचवी लाइन लिखा है, मिला सबको? end of winter or in early spring। अब देखो end of winter और in early spring आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? कौन से नंबर का ऑप्शन है? ए। तो आंसर क्या होगा? ए। देखो कितनी जल्दी मिल गया। पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना पड़ा, एक्सप्लिसिट था ये। क्या था? एकदम सामने ही रखा था आपके। कीवर्ड आपने क्वेश्चन में देखा, कीवर्ड आपने आंसर में देखा और आपका आंसर मिल गया। पिछले वाले से कम टाइम लगा ना इसमें? यस यस और नो? तो जब प्रैक्टिस करने लगोगे, थोड़ा चीज़ों को समझने लगोगे। पिछली बार में हम लोगों ने क्या किया था? जानबूझ के ऐसा किया था कि हमने पैराग्राफ पहले पढ़ा, तो टाइम कितना लगा। इस बार हमने क्या किया? क्वेश्चन पहले पढ़ा, आपने खुद देखा कि कैसे टाइम की आपके बचत हो गई। ठीक, समझ में आया सबको? ओके, ताली बजाइए बेटा। क्या नाम है आपका? विशाल के लिए ताली। विशाल ने 2 जवाब दिए, एकदम सही, वेरी गुड। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल पढ़िए आप लोग, अपने आप से पढ़िए। इसको सॉल्व करके मुझे जवाब दीजिए। कल मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी, ठीक है? एक्टिव पैसिव थोड़ा बहुत घर से पढ़ के आना सभी लोग।
यहाँ पे नंबर 4 लिखा है, वो नंबर 5 है, ठीक है। 3 2 बार लिख के है, तो नीचे वाले को आप सेकंड लास्ट वाले को 4 कर लें और लास्ट वाले को जो पब्लिक पॉलिसी लिखा है वो 4 ऑप्शन है, ठीक। पब्लिक पॉलिसी वाला ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन है और जियो पॉलिटिक्स वाला ऑप्शन 5, ठीक। यहाँ पे एलिमिनेशन वाली चीज यूज होगी, आपको एलिमिनेट करके निकालना है। मैंने बताया था ना कि क्या नहीं होगा। इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर ये जवाब मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ें। और ये लास्ट पैराग्राफ होगा आज का। कल इसमें एक पैराग्राफ और दिया हुआ है, कल मेरी ही क्लास है, तो पहले मैं एक पैराग्राफ वाला करूँगी कल, इसका आंसर आप लोग घर से करके लाएंगे और फिर हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ओके। पढ़ लिया सभी ने? कितने लोग पढ़ रहे हैं? हाँ तो सर अभी पढ़ कितने लोग रहे हैं? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पहले सवाल पढ़िएगा। कितने लोगों ने जवाब ढूंढ लिया है? जवाब किसने ढूंढ लिया? टाइम हो गया क्या बच्चों? 4:30? 4 बजे तक क्लास नहीं बंद होती है। कितने बजे तक क्लास होती है? 4:30 तक होती है। 4:30 बजने वाला है। जल्दी से पढ़ो, नहीं तो इसका जवाब भी कल देना पड़ेगा। इसने जवाब ढूंढ लिया है, हाथ खड़ा करें। सर जल्दी नहीं, क्या होमवर्क है ये और अगला वाला दोनों आपके होमवर्क है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। हाँ यू आर राइट। और मुझे कल समझाइएगा, आप ही लोग समझाएंगे मुझको, अक्षय कुमार समझाएंगे। बाहर ना जाना बेटा, आना हो क्लास में, पता चला कि आए ही नहीं। और कल एक्टिव पैसिव वॉइस पता है किसी को? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? अच्छा क्या पढ़ाई जाए? अब मेरी समझ से एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, वो इजी ज़्यादा होता है। तो कल हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड रीडिंग करके आइए, ओके। ये पेपर भी लेके आइएगा सभी लोग कल।